ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अपने आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां अपने बात करने वाले हैं चैप्टर 2 यूनिट 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान है। कंडीशन खाली यही है कि क्योंकि अपने एक एमसीक्यू एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट फॉरगेट टू रीड एवरी डॉट एंड कॉमा। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा रिक्वायर्ड है आप लोगों से। बाकी चलिए जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं। लेट्स गो एवरीबॉडी। सबसे पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इस चैप्टर को थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की जगह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम सर, यहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि देखो कंज्यूमर जो है, हम लोग कंज्यूमर से, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर हो। मेरा और आपका वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, पर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो हम लोग कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करें कि अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, और कुछ वांट्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करें? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर बात समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, है ना। लेट्स सी नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। पहले तो सर व्हाट इज वांट्स लिख लीजिए। वांट्स इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। ट्रिक है ड्यू, डी ई डब्ल्यू। डी प्लस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डी प्लस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, बराबर बात है। अब सर ये क्या हुआ? डी प्लस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू समझा नहीं हम लोग। डब्ल्यू मतलब वांट्स। कोई भी चीज वांट्स होने के लिए डिजायर प्लस एफर्ट होना पड़ता है। डिजायर प्लस एफर्ट होना पड़ता है। कोई भी चीज वांट्स होने के लिए डिजायर प्लस एफर्ट होना पड़ता है। सर बात नहीं समझ में आया। आप लोग क्या वो बॉलीवुड का गाना सुने हैं? जी करदा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, सुना है क्या? हाँ, दैट इज डिजायर। दैट इज डिजायर। कोई भी लड़की ये गाना गाए, दैट इज डिजायर। जी करदा दिला दे मैनू बुर्ज खलीफा, डिजायर। पर यही गाना अगर नीता अंबानी गाए तो डिजायर के साथ साथ एफर्ट भी लगाया जा सकता है। तो वांट वही है। अगर कोई चीज का डिजायर है प्लस उस डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट लगाए। अगर मिस्टर अंबानी डिजायर करते हैं कि बुर्ज खलीफा खरीदना है और वो एफर्ट लगाते हैं कि भाई बुर्ज खलीफा खरीदा जाए, तो उसको वांट बोला जा सकता है। अदरवाइज मेरे को ताजमहल चाहिए, ये एक डिजायर है, इट्स नॉट अ वांट। डिजायर प्लस एफर्ट इक्वल्स टू वांट्स, बराबर बात है। अब क्लास याद रखिएगा, वांट्स अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ये रहा हमारा वांट्स का पहला फीचर। तो सारे वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते, सारे वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात, वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। कोई वांट ज्यादा अर्जेंट है, कोई वांट कम अर्जेंट है। आपके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट है, मान लीजिए आपके दादा या दादी, वो बीमार है, और उसी नाइट आप लोगों का फ्रेंड्स का जो है मूवी का प्लान बनता है। बजट 500 ही है, क्या तो दादी का दवाई आएगा या तो मूवी जाएगा। तो उस समय ज्यादा अर्जेंट कौन सा वांट है? दवाई। यस सर। तो वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी, सम आर मोर अर्जेंट देन दी अदर्स। ओके, नेक्स्ट एक टर्म आ गया यूटिलिटी, लिख लीजिए। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू want satisfying power of a commodity. Utility equals to want satisfying power of a commodity. Utility equals to want satisfying power of a commodity. बात को समझना, कोई कमोडिटी अगर आपका वांट सेटिस्फाई कर सकता है तो उसमें यूटिलिटी है। वो यूजफुल है कि नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता।
याद रखिएगा, यूटिलिटी इज नॉट द सेम एज यूजफुल. यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. क्लास, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. क्लास, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. क्लास, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. क्या अल्कोहल यूजफुल है? पर जो आदमी ड्रंकर्ड है, ड्रंकर्ड, जिसको पीने का शौक है, वो आदमी क्यों, तो वो आदमी का तो अगर हम लोग बातचीत करें तो उसके लिए अल्कोहल का यूटिलिटी है, हाँ या ना? तो अल्कोहल यूजफुल तो नहीं है, पर वो उस आदमी का वांट सेटिस्फाई कर रहा है जिसको पीने का शौक है, तो उस आदमी के लिए अल्कोहल का यूटिलिटी है. वैसे जिम, जिम यूजफुल है कि नहीं है? है. पर मान लीजिए मुझे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है जिम से, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है जिम से, तो होगा जिम यूजफुल. पर मेरा जिम से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा जिम के लिए कोई यूटिलिटी नहीं है. तो यूटिलिटी का क्या मतलब है सर? सिंपल में बताइए. अगर कोई कमोडिटी आप लोगों का वांट सेटिस्फाई कर सकता है, अगर कोई कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई कर सकता है, सिर्फ इतना सवाल है, तो उसमें यूटिलिटी है. अगर कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसमें यूटिलिटी नहीं है. थैंक यू, गुड बाय. बात सही है सर? ये रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. इन जनरल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. मैं बोला ना, कोई भी जगह नहीं छोड़ने वाला. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू. आगे एक बात और बताता हूं, वांट क्यों अराइज होता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट था, भूल गया मैं बताना. वांट में अराइज ड्यू टू फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स. ये बहुत ही गहरा बात है. वांट क्यों अराइज होता है? फिजिकल, अरे भाई मुझे ठंड लग रहा है, मुझे जैकेट चाहिए, ये मेरा फिजिकल नीड हो गया. साइकोलॉजिकल, क्या हो गया? साइकोलॉजिकल नीड. साइकोलॉजिकल नीड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कोई को लगता है कि मेरा दिमाग तब शांत होगा या हम खुश तब होगा जब हम ट्रेवल करें. ट्रेवलिंग का इस बात से लेना देना हो या नहीं हो, पर ये एक साइकोलॉजिकल नीड है. सिगरेट पीना एक साइकोलॉजिकल नीड है, अल्कोहल पीना एक साइकोलॉजिकल नीड है, फिजिकल नीड नहीं है. और सोशल फैक्टर, सारे दोस्तों के पास मोबाइल फोन है तो मुझे भी मोबाइल फोन चाहिए, सोशल फैक्टर है. सोशल फैक्टर है. सारे दोस्तों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो मेरे को भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, सोशल फैक्टर है. सर बात समझ में आ गया? सर बात समझ में आ रहा है. चलो आगे, वांट्स का फीचर्स पढ़ रहा था मैं. ईच वांट इज सेशिएबल, हर वांट सेटिस्फाई किया जा सकता है, हर वांट सेटिस्फाई किया जा सकता है, पर एक ही इंसान का सारा वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकता. वन बाय वन वांट सेटिस्फाई किया जा सकता है. सेशिएबल मतलब कैन बी सेटिस्फाइड, सेशिएबल मतलब कैन बी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट, वांट्स आर कंपेटिटिव, बिल्कुल ठीक बात है. वांट्स आर कंपेटिटिव, क्यों वांट्स आर कंपेटिटिव? बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सर हम लोग नहीं समझे. मुझे प्यास लगा है तो मैं उसी समय पानी पी सकता हूं, मैं उसी समय चाय कॉफी मंगा सकता हूं, मैं उसी समय कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूं, मैं उसी समय फ्रूट जूस पी सकता हूं. अब मैं अपने पैसों को किधर पे एलोकेट करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग, बहुत सारे वांट्स मेरे पैसे के लिए कंपीट कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो? दैट इज वाई वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, कंपेटिटिव. सेम रिसोर्स को, सेम नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मल्टीपल जगहों पर लगाया जा सकता है. वांट्स आर कंपेटिटिव. नेक्स्ट, वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री. अगर आप लोगों को डिमांड में याद हो तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बता रखा था कि कुछ गुड्स दैट आर रिक्वायर्ड ज्वाइंटली. अगर आप लोग मटेरियल रीड नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन नहीं हो रहा. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब रिक्वायर्ड ज्वाइंटली. अब मुझे एक बात बताओ, मोबाइल फोन और चार्जर साथ में यूज होना चाहिए कि नहीं, खरीदा जाना चाहिए कि नहीं? हाँ खरीदा जाना चाहिए. इंक और पेन, कार एंड पेट्रोल. अगर ईवी कार है तो कार एंड चार्ज. ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज दे हेल्प ईच अदर, दे आर रिक्वायर्ड टुगेदर. कॉम्पिटिटिव में था दुश्मन, गुड्स जो एक दूसरे का दुश्मन था, यहां गुड्स एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे का मदद करता है. ये कंपेटिटिव वाला पॉइंट का एक्सटेंशन है. अ पर्टिकुलर वांट में बी सेटिस्फाइड इन ऑल्टरनेटिव वेज. वो जो प्यास का मैंने एग्जांपल लिया था.
वेरी इंपॉर्टेंट, wants आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव, तो यूटिलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव और रिलेटिव। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा पर लिख लेना, wants आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव एंड हेंस यूटिलिटी इज ऑल्सो सब्जेक्टिव और रिलेटिव। इसका क्या मतलब है? रिलेटिव मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आप लोग के सामने एक चिकन बोल ला के रख दिया, मैं आप लोग के सामने चिकन बोल ला के रख दिया। अब आप में से एक जना चिकन खाता है, एक जन नहीं खाता है, तो जो चिकन खाता है उसके लिए तो उस बोल का यूटिलिटी है, जो नहीं खाता उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। यही यहां पर लिखा है कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव और अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। वॉन्ट्स वेरी विद टाइम प्लेस एंड पर्सन, एंड यूटिलिटी का भी सेम है। मतलब नहीं समझे? हाउ कैन इट वेरी विद टाइम, हाउ कैन वॉन्ट्स वेरी विद टाइम? मैं आपको समझा देता हूं। अगर विंटर है तो मुझे जैकेट चाहिएगा, समर्स है तो मुझे कॉटन कपड़े चाहिए होंगे। प्लेस, प्लेस, जापान में शायद जीन्स ज्यादा बिके, इंडिया में शायद साड़ीज ज्यादा बिके, शायद, विथ प्लेस। एंड पर्सन, पर्सन टू पर्सन, किसी को पिज्जा पसंद है किसी को नहीं पसंद है, ये तो मैंने ऑलरेडी सब्जेक्टिव या रिलेटिव कॉन्सेप्ट में कवर कर दिया है। अच्छा, सम वांट्स रेकर अगेन, अदर्स डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ वांट्स रिकरिंग होते हैं, कुछ वांट्स नॉन रिकरिंग होते हैं। सर हम लोग समझे नहीं आपने क्या कहा, सर हम लोग समझे नहीं आपने क्या कहा, मैं अभी आपको समझाता हूं। कुछ वांट्स रिकरिंग होते हैं। स्टूडेंट्स मैं ना आज पता है घर से ब्रेकफास्ट करके आया, फिर मैं लंच भी करके आया, तो इसका मतलब शाम को मैं डिनर नहीं करूंगा क्या, या मैं कर ब्रेकफास्ट और लंच नहीं करूंगा क्या? सर करोगे ऑब्वियसली, क्या बात कर रहे हो? इसको बोलते हैं रिकरिंग वांट्स। रिकरिंग मतलब रीऑकरिंग, कुछ चीजों का वांट्स बार बार ऑकर होगा, कुछ चीजों का वांट्स बार बार ऑकर होगा, दैट इज वांट्स आर रिकरिंग। पर कुछ चीजों का वांट्स डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। क्लास, कुछ चीजों का वांट्स डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन, कुछ चीजों का वांट्स डू नॉट ऑकर एंड अगेन मतलब किसका वांट्स डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन? हुज वांट डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन? एकदम सिंपल एग्जांपल, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, समझिएगा बात को, एक सिंपल सा एग्जांपल। मैंने एक ठंड के लिए बड़ा जैकेट लिया, ठंड हमारे सिटी कलकत्ता में महीना 2 महीना के लिए आता है, एक या दो जैकेट लिया, तो क्या हर ठंड में मेरे को नया जैकेट का वो डिमांड होगा? नहीं होगा। सम वांट्स आर नॉट, या चलो एक एग्जांपल, घर, आदमी घर क्या बार बार खरीदता है क्या? एक बार खरीदता है, और फिर वांट दोबारा राइज हुआ तो 20 साल 10 साल 15 साल बाद राइज होता है। यही है, सम वांट्स रेकर वेयर एज अदर्स डू नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स, वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। मैं आपको सीधा बता दे रहा हूं ना, सुबह आप लोग में से काफी लोग पूजा करके फूल चढ़ाते होंगे, तो वो फूल का वांट कस्टम बन चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है मेजॉरिटी इंडियन हाउस होल्ड में। सर लॉजिकल बात है। नेक्स्ट, ऐसे ही बाकी रिलीजन के लोग भी बाकी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, मेरा बोलने का मतलब है वो उसका कस्टम बन जाता है। यस और नो? वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट एंड सोशल नॉर्म्स। सर बात नहीं समझ में आया। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टीजमेंट। नहीं समझे? समझाता हूं। अगर किसी का इनकम ज्यादा है तो उसका वांट्स भी उसी लेवल का रहेगा, वो ज्यादा होटल्स, वो ज्यादा ट्रैवल का बातचीत करेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जिसको स्पाइसी ज्यादा पसंद है उसका स्पाइसी का वांट्स ज्यादा होगा। फैशन, तो ये सारी चीजें भी वांट्स को अफेक्ट करती हैं। बात सही है सर? नेक्स्ट, वांट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेज। क्लास, वांट्स का मल्टीपल कॉजेज होता है, जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, सोशल ऑब्लिगेशंस एंड इंडिविजुअल सोशल स्टेटस। एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियलिस्ट है, सच में उसको मोबाइल फोन का दरकार नहीं है, छोटा फोन में भी उसका काम हो जाएगा, पर सोसाइटी में सब देखेंगे इसके लिए उसको एक एप्पल का फोन रखना ही पड़ेगा।
मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे को बताते हैं कि भैया हम लोग जहाँ ऑफिस में दफ्तर में काम करने जाते हैं, जहाँ जॉब लगा हुआ है उन लोग का सैलरी अच्छा ऑब्वियसली सबका, बोला हम लोग को कभी दरकार ही नहीं पड़ा कि हम लोग आईफोन खरीदे, पर क्योंकि सबके पास है तो हम लोग भी एक खरीद रखा है, जस्ट टू कीप अप विद द सोशल नॉर्म्स एंड प्रेस्टीज। ठीक है। यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस एंड डज नो मॉरल और एथिकल वैल्यूज। किसी के लिए नॉनवेज खाना इमोरल है, किसी के लिए नॉनवेज खाना इज ओके। तो यूटिलिटी को मॉरल और एथिकल से मतलब नहीं है, यूटिलिटी को इस बात से मतलब है कि वो एक इंडिविजुअल का वांट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस बात खत्म हो गया। यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, जिस पर हम लोग बात करेंगे, और ये दोनों बात भी हम तभी बता देंगे आप लोग को। अभी फॉरगेट दिस 3 पॉइंट्स, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको आगे चलकर। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। स्टूडेंट्स, वांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। क्या बोला मैंने? नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, 3 केसेस में वांट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। नेसेसरीज, रोटी कपड़ा मकान, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। कंफर्ट, कंफर्ट, घर पे सोफा होना, घर पे एसी होना, कंफर्ट है। सांस तो बिना एसी के भी चलेगी, सांस तो बिना सोफे के भी चलेगी, पर ये सारी चीजों की वजह से लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अभी जैसे मैं क्लास करा रहा हूं, एसी नहीं होता तो भी मैं क्लास करा पाता, पर मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं, आप लोग भी करते होगे, कि अगर एक एयर कंडीशन प्रॉपरली कंडीशन इन्वायरमेंट है इन समर्स, तो आपका पढ़ाई शायद बेटर होता है। ठीक है कि नहीं है? कंफर्ट्स। एंड फाइनली क्या आ गया आप लोग का? लग्जरी। लग्जरी, लग्जरी जैसे रोल्स रॉयस, जैगवार, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सब हो गया लग्जरीज। सर बात समझ में आ गया? चलो एक बार ही पढ़ा देता हूं। 3 तरीके का वांट्स है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। आइए बातचीत करते हैं, लेट्स सी। नेसेसरीज आर दोज which are essential for living. Necessaries are those which are essential for living. Necessities are further subdivided into necessaries for life or existence. ये बढ़िया है। नेसेसरीज का भी 2 सब टाइप्स है, नेसेसरीज फॉर लाइफ एंड नेसेसरीज फॉर एग्जिस्टेंस। सही है, समझाता हूं, है ना? हाँ सर। देखो, नेसेसरीज फॉर लाइफ का मतलब है जो जीने के लिए जरूरी है, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। नेसेसरी फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस एंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है एफिशिएंटली काम करने के लिए। नहीं समझ में आया सर? एक इंडिविजुअल है, तुम उसको रोज एक रोटी दे देते हो जाके, वो जिंदा तो रहेगा क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस का तो तुमने ख्याल रख लिया, पर आज सोचो वो इंसान एक ट्रक ड्राइवर है, एक रोटी में ट्रक ड्राइवर का हो जाएगा, वो एफिशिएंटली ट्रक चला पाएगा? एफिशिएंसी मतलब अपना जो काम है उतना न्यूट्रिशन मिलना कि अपना काम एफिशिएंटली आदमी कर सके। आइए पढ़ते हैं। नेसेसरीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस एंड नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। चलिए आइए देखते हैं। नेसेसरीज फॉर लाइफ आर थिंग्स टू मीट द फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जिससे मरे नहीं इंसान। ये हो गया नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस। ये हो गया नेसेसरीज फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस। आगे पढ़िए। मैन रिक्वायर्स समथिंग मोर देन नेसेसरीज फॉर लाइफ to maintain longevity, energy and efficiency, such as nourishing food. नरिशिंग फूड, मैं आज आप लोग को पढ़ा रहा हूं एफिशिएंटली, सही तरीके से पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि आई हैव हैड नरिशिंग फूड, एडिक्वेट क्लॉथिंग, क्लीन वाटर, कंफर्टेबल ड्वेलिंग, एडुकेशन, रिक्रिएशन एटसेट्रा। तब इंसान एफिशिएंटली काम कर पाएगा जब उनको ये सारी चीजें मिले। दीज आर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। सर समझ में आ गया? और एक होता है कन्वेंशनल नेसेसरीज दैट अराइज ड्यू टू प्रेशर ऑफ हैबिट और ड्यू टू कंपेलिंग सोशल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। सिगरेट पीना, दोस्त लोग सारे पी रहे हैं तो हमको भी पीना पड़ेगा। कंपेलिंग, मैंने बोला ना,
नेसेसरीज तीन कैटेगरीज के हो गए, एक हो गया फॉर लाइफ और एग्जिस्टेंस, एक हो गया फॉर एफिशिएंसी और एक हो गया कन्वेंशनल नेसेसरीज। इनका एग्जिस्टेंस और एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया वांट्स फॉर नेसेसरीज। फिर क्लास क्या होता है बोलो? वांट फॉर कंफर्ट। वांट्स फॉर कंफर्ट। भैया वांट फॉर कंफर्ट का मतलब है सोफा। While necessities make life possible, comforts make life comfortable. ठीक है ना? टेस्टी एंड होलसम फूड, गुड फूड बेसिकली, गुड हाउस, अलग अलग ओकेशन के लिए कपड़ा, मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल। समझ आ गया? और लग्जरीज मतलब शो ऑफ वाला आइटम, सुपरफ्लुअस आइटम्स, एक्सपेंसिव आइटम्स आर दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लुअस एंड एक्सपेंसिव। Wants for those goods which are superfluous and expensive. They are not essential for living, such as expensive clothing, exclusive vintage cars, classy furniture and goods used for vanity etc. मतलब शो ऑफ के लिए, है ना? राइट सर। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू। जस्ट सेइंग कि एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने पढ़ाया डिमांड के अंदर, आई रिमेंबर इट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फिर से वो पढ़ाने वाला हूं। आई विल रिमाइंड यू ऑल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसने दिया था भैया? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था सर? एल्फ्रेड मार्शल ने। बराबर है सर? बातचीत बराबर है। अब क्लास यहां ध्यान दीजिए, एवरीवन इधर ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। पहले मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम देखिए, 0 डैश। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस बताइए, जब भी आप कोई कमोडिटी का कंजम्पशन शुरू करते हैं तो विच यूनिट गिव्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन? फर्स्ट वन और द लास्ट वन? फर्स्ट वन से सबसे ज्यादा खुशी मिलता है। सो फॉर द फर्स्ट यूनिट यू आर रेडी टू पे 10 रुपीज, यू आर सो हैप्पी विद दैट प्रोडक्ट, क्योंकि आपको अभी भूख लगा हुआ है, यू डोंट हैव दैट प्रोडक्ट। फॉर द सेकेंड यूनिट यू आर रेडी टू पे 8 रुपीज, क्योंकि तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन है इट इज नॉट द सेम एज फर्स्ट यूनिट, दिस इज व्हाट यू आर रेडी टू पे। ये एमयू क्या है कि कंज्यूमर क्या रेडी टू पे है फॉर ईच एडिशनल यूनिट। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे फॉर ईच एडिशनल यूनिट। हर एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंज्यूमर कितना पे करने को तैयार है। हम फिर से बोल रहे हैं, दिस इज नॉट व्हाट द कंज्यूमर इज पेइंग, दिस इज व्हाट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे। तो फर्स्ट यूनिट के लिए कंज्यूमर रेडी टू पे है 10 रुपया, सेकेंड यूनिट के लिए कंज्यूमर इज रेडी टू पे 8 रुपीज। वाई? बिकॉज कंज्यूमर ऑलरेडी एक यूनिट कंज्यूम कर चुका है। थर्ड यूनिट के लिए कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे लेस, ओनली 5 रुपीज। फोर्थ यूनिट के लिए कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे इवन लेसर, 2। फिफ्थ यूनिट तक कंज्यूमर्स आर सो tired of the product that consumers are wanting that product for free, they are not ready to pay anything for that product. Remember, इकोनॉमिक्स में मार्जिनल मतलब एडिशनल होता है। क्लास इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है, ये ध्यान रखिएगा। और जब 6 यूनिट पर आप आए तो आपका यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। फॉर द एडिशनल यूनिट आपका यूटिलिटी पॉजिटिव नहीं सर, आपका यूटिलिटी नेगेटिव हो गया, यू वेंट ऑन द नेगेटिव साइड। अच्छा, ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर टोटल यूटिलिटी का क्या चक्कर है? आप बस मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर दो, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। नहीं समझे? फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 10। तो फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल और टोटल सेम है, यू जस्ट ऐड मार्जिनल यू गेट टोटल। अब सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी निकालना है तो यू ऐड द 2 मार्जिनल्स, आ गया टोटल। थर्ड यूनिट का टोटल निकालना है, यू ऐड द 3 मार्जिनल्स, यू गेट द टोटल। फोर्थ यूनिट का टोटल निकालना है, यू ऐड द 4 मार्जिनल्स। फिफ्थ यूनिट का टोटल निकालना है, यू ऐड द 5 मार्जिनल्स। सिक्स यूनिट का निकालना है, यू ऐड ऑल द मार्जिनल्स। यही मैं बोल रहा हूं
कि टोटल यूटिलिटी निकालना है तो वी कैन जस्ट ऐड द मार्जिनल यूटिलिटीज, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी आप लोग देखिए यहां पर लिखा है इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। सर वी डू अग्री। सर हमें बात समझ में आ रही है? यस और नो क्लास? यस सर, अंडरस्टूड है यार, डन है सर। चलो आगे बढ़ते हैं क्लास, लेट्स गो क्लास। सर यू सेड टोटल यूटिलिटी निकालना है तो ऐड मार्जिनल यूटिलिटी। सर अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो क्या करें? डिडक्ट टोटल यूटिलिटी। आई विल शो यू। मान लो यू नीड मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द थर्ड आइटम। सपोज यू डोंट नो दिस, suppose you don't know this is hidden. You want marginal utility for the third unit consumed, additional satisfaction है, so you do one thing, total utility for 3 units निकालो minus total utility for 2 units। class total utility of 3 units है 23, total utility of 2 units कितना है 18, minus 18 कितना होता है 5। have a look, check करो। सर ये तो मैच कर गया। ऑफ कोर्स करेगा मैच, क्यों नहीं मैच करेगा, ऑफ कोर्स मैच करेगा। सर बात समझ में आ गया? सर वी डू अंडरस्टैंड दिस यार। बराबर है सर, ऑल गुड सर। शैल वी मूव फॉरवर्ड क्लास? सर प्लीज गो अहेड। तो मैं बच्चे आप लोगों को बता दिया, सपोज आई नीड टू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ यूनिट, लेट्स गो। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3। टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 है 25 और टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 है 23 इक्वल्स टू 2। आ गया 2। गेम ओवर, गेम ओवर सर, गेम ओवर। अंडरस्टूड सर, राइट सर, राइट सर। So students, remember one interesting thing. For the first unit, total utility equals to marginal utility. हमेशा, always. That is what is written. At first unit, TU equals to MU. Yes or no? फिर आप लोग देखो, I will draw the graph class. आप लोग देखो 0 से 25 तक टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग। और जब टोटल यूटिलिटी राइजिंग तब मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरता है, तभी तो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है कि जैसे जैसे यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स, वैसे वैसे योर सेटिस्फेक्शन लेवल कीप्स फॉलिंग। मैंगो का सीजन है सपोज, अरे एक आम खा लिए अच्छा लगा, दूसरा आम कम अच्छा लगेगा, तीसरा आम और कम अच्छा लगेगा, चौथा आम से तो नफरत हो जाएगा। सर समझ आ गया? अब सो टोटल यूटिलिटी जब बढ़ा, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया। देखो टोटल यूटिलिटी 25 पे मैक्सिमम है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0। सो देखो टीयू मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। और जब टोटल यूटिलिटी गिरेगा तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। जब टोटल यूटिलिटी गिरता है तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। जब टोटल यूटिलिटी गिरता है तब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाता है क्लास। When TU falls, MU becomes negative. क्लास बोलना, when TU falls, MU becomes negative. सर बढ़िया बात है, सर बढ़िया बात है सर। So this is what I am saying कि जब TU increases तब MU falls, जब TU is maximum तब MU is 0। चेक करोगे, you see इधर पे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देखो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। और देखो जब 25 से 23 हुआ, टीयू गिरा तो एमयू क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो वी शुड रिमेंबर these relationships, questions come from these relationships, very 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 important, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आगे बात करें आप क्लास।
अब मैं आपको बताने वाला हूं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बच्चे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जाओगे, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन हर एडिशनल यूनिट से बढ़ेगा नहीं, गिरते चला जाएगा। क्या बोला मैं? जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जाओगे, वैसे वैसे सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट बढ़ेगा नहीं, गिरते चला जाएगा। व्हाई? बिकॉज जब आपके पास कोई कमोडिटी ज्यादा हो जाता है, तब योर विलिंगनेस टू हैव मोर ऑफ इट फॉल्स। अरे आप ज्यादा खाना खा लिए, तो आपको और खाना खाने का मन करेगा कि कम कम? यही है। इन सिंपल वर्ड्स, it says that as a consumer takes more unit of a good, the extra satisfaction that he derives from an extra unit goes on falling. ये कौन दिया था? एल्फ्रेड मार्शल। ये लॉ कौन दिया था? एल्फ्रेड मार्शल। रिमेंबर द नेम, दिस लॉ वाज साइटेड बाय एल्फ्रेड मार्शल। राइट सर। तो आप लोग देखिए, ये है अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्लास, ये है अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड्स। टोटल यूटिलिटी देखिए, बढ़ रहा है, कांस्टेंट हुआ, फिर गिरने लगा। एमयू हमेशा ही फॉल हो रहा है। दैट इज व्हाई द नेम इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लास क्लास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कुछ अजम्पशंस है। सुनो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा था? कि जब आपने एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाया, हर एडिशनल यूनिट से सेटिस्फैक्शन बढ़ा कि घटा? घटा। पर अब रुको, मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं। लॉ ऑफ डीएमयू तभी काम करेगा, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मैंगोज, ठीक है? तो लॉ ऑफ डीएमयू शुड वर्क, लॉ ऑफ डीएमयू तभी काम करेगा जब ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। नहीं समझे? हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सेकेंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, सेकेंड यूनिट से सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, फर्स्ट यूनिट से ज्यादा मिलेगा, थर्ड यूनिट से और भी कम, फोर्थ यूनिट से और भी कम। पर मान लो फर्स्ट यूनिट खट्टा मैंगो था, सेकेंड यूनिट मीठा मैंगो था, तब लॉ ऑफ डीएमयू का तो ऐसी का तैसी हो गया। क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है? हर नेक्स्ट यूनिट से सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा। इसलिए अजम्पशन लेना पड़ा एल्फ्रेड मार्शल को कि ऑल गुड शुड बी सेम, हर तरीके से सेम। नेक्स्ट, द गुड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। गुड शुड बी ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स का क्या मतलब है? मतलब किसी को भूख लगा है, तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है किसी को अगर भूख लगा है, तो तुम उसको आम का एक टुकड़ा काट के दे दिया, और फिर सेकंड टुकड़ा में भी जब उसको उतना ही मजा आया, तो तुम बोले लॉ ऑफ डीएमयू स्ट्राइक नहीं किया, गलत है। एक छोटा सा टुकड़ा क्या स्टैंडर्ड यूनिट होता है? या मान लो किसी को प्यास लगा है, हाँ, तुम उसको एक बूंद पानी दे दिया, फिर उसको सेकंड बूंद दिया, वो बोल रहा है सेकंड यूनिट में भी उतना ही मजा आ रहा है। तो भैया तुम एक बूंद पानी दिया, तो वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट है एक ग्लास ऑफ वाटर। एक ग्लास ऑफ वाटर दो, फिर देखो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर में उतना ही मजा आता है कि कम मजा आता है। तो लॉ को स्टडी करो लॉ के सिचुएशंस में रहकर। तीसरा, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ वन यूनिट। मैं सुबह एक आम खाया, पहला वाला, और शाम को दूसरा आम खाया, अब मैं बोल रहा हूं मेरे को शाम को ज्यादा मजा आया, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो कंजम्पशन जब हो रहा है, तो लॉ ऑफ डीएमयू तभी फॉलो होगा जब कंजम्पशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। अगर कंजम्पशंस के बीच में ब्रेक है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ डीएमयू का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे आप। फाइनली, ये लॉ कब अप्लाई नहीं होता? गोल्ड, कैश। अरे भाई, इंसान के पास जितना सोना हो, क्या उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है कि घटता है? और बढ़ता है, उसको और गोल्ड चाहिए, उसको और कैश चाहिए। तो गोल्ड और कैश पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता। अंडरस्टूड और नॉट? दीज वेयर सम ऑफ द पॉइंट्स। एक और बात, शेप ऑफ द यूटिलिटी कर्व may be affected by the presence or absence of articles which are substitutes or complements.
तो एक गुड्स का सब्स्टिट्यूट्स है या कॉम्प्लीमेंट्स है कि नहीं है, वो भी उसका यूटिलिटी को डिटरमाइन करता है। मैं आप एक एग्जांपल देता हूं, लेफ्ट शू और राइट शू। आप एक दुकान में गए, आपको जूता बहुत पसंद है, मतलब जूते का बहुत शौक है, पर उस दुकान में खाली लेफ्ट शू अवेलेबल है। वही जूता जो आपको इतना पसंद है, उसका यूटिलिटी आपके लिए क्या हो गया, जीरो, क्योंकि उसका राइट शू नहीं है। एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों साथ यूज होता है। पर अगर दोनों अवेलेबल है तो आपका यूटिलिटी बहुत जोर से बढ़ गया। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स और सब्स्टिट्यूट्स अफेक्ट द यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्टिंग। व्हाट इज इट? कंज्यूमर सरप्लस। क्या है बोलो? कंज्यूमर सरप्लस। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस किसने दिया है? अगेन द सेम पर्सन, एल्फ्रेड मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस भी किसने दिया है? एल्फ्रेड मार्शल ने। पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कहता क्या है? व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस टेल अस? सपोज स्टूडेंट्स, मैं क्रिकेट खेलने गया, मैं जब वापस आ रहा था यार बहुत प्यास लगा था, और पानी का बोतल जो था मेरे पास उसमें पानी खत्म हो गया था। मुझे रास्ते में एक पानी का दुकान दिखा, 20 रुपया का बिस्लेरी था, 20 रुपए का बिस्लेरी था, पर इतना प्यास लगा था मैं 50 रुपया देने को तैयार था। दिस 50 रुपया देने को तैयार था। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली पेड, दिस इज व्हाट आई वॉज रेडी टू पे। तो जो मैं रेडी था उससे कम दिया कि ज्यादा दिया? कम दिया। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस हो गया 30 रुपीज का। कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू, लिख लो, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू what the consumer is ready to pay, amount that the consumer is ready to pay, minus amount the consumer actually pays. Amount the consumer is ready to pay minus amount the consumer actually pays. Amount the consumer is ready to pay minus amount the consumer actually pays. जो कंज्यूमर रेडी टू पे है माइनस जो कंज्यूमर एक्चुअली पे कर रहा है। सर यार ये तो समझ में आ गया बात, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। आइए पढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। It measures the benefits buyer receive from participating in a market. मतलब आप एक मार्केट में खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो आपको जो फायदा हुआ उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सुनना, this concept occupies an important place not only in economic theory but also in economic policies of government and in decision making of firms. सुनना भी, the demand for a commodity depends on the utility of that commodity to the consumer. If a consumer gets more utility, he would be willing to pay a higher price. The willingness to pay based on his utility determines the demand curve. अब यहां पर सुनना, मार्शल डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एज, जो मैं आपको बताया, excess of price which a consumer is willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay. इन सिंपल, तुम क्या पे करने को तैयार था माइनस तुम कितना पे कर रहे। अगर कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। सोचो ना, एक कंज्यूमर 100 रुपया देने को तैयार था एक कमोडिटी का, लग रहा 10 ही है, तो कंज्यूमर सरप्लस 90 का है। वो वाला बिजनेस अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस 10 से 20 भी करे तो कंज्यूमर तब भी खरीदेगा। तो ये बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि पता करो कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना देने को तैयार है। सर वी अंडरस्टूड दिस। अब क्लास, कंज्यूमर सरप्लस अगर आपको मेजर करना है, यू मेजर इट लाइक दिस। ये है मार्जिनल यूटिलिटी, यस और नो?
ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये है प्राइस दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे। यस और नो? देखो, इक्विलिब्रियम कहां अचीव होता है? जहां प्राइस और एमयू मीट करता है। जहां प्राइस और एमयू मीट करता है वहां क्या हो जाता है? बोलो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। वहां होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसके ऊपर जो भी लेवल है दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज 10 रुपीज पर यूटिलिटी इज 40 रुपीज, मतलब कंज्यूमर 40 पे करने को तैयार है, सो इट इज कंज्यूमर सरप्लस। सो इट इज कंज्यूमर सरप्लस। दिस शेडेड रीजन इज कंज्यूमर सरप्लस, जो एमयू के नीचे है पर प्राइस के ऊपर है। क्योंकि तुम लोग समझे क्या, कंज्यूमर का एमयू हाई है, मतलब कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार है। कंज्यूमर ज्यादा पे करने को तैयार है किससे? प्राइस के मुकाबले। तो जो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार है उसी को तो कंज्यूमर सरप्लस बोलेगा ना। हाँ या ना बोलो? अगर प्राइस से नीचे चला गया यूटिलिटी, तो अब क्या कंज्यूमर पे करने को तैयार है? प्राइस है 10 रुपया, कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी 3 रुपया है, तो क्या कंज्यूमर खरीदेगा वो सामान? ऑफ कोर्स, अगर प्राइस जो है वो यूटिलिटी से ज्यादा है तो कंज्यूमर वो सामान नहीं खरीदेगा। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 3 रुपया जितना, और प्राइस है 10 रुपया, तो हम लोग क्यों खरीदेंगे वो सामान? सामान हम लोग तब खरीदेंगे जब 10 रुपया प्राइस हो और सेटिस्फैक्शन 10 से ज्यादा का मिले। वो एक्स्ट्रा कोई तो कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं, द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन दैट वी आर एंजॉयिंग। सर, वी डू अंडरस्टैंड सर। अच्छा सर, सर ये कंज्यूमर सरप्लस के कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन है? हाउ इज दिस यूजफुल सर? कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट कैसे यूजफुल है, कैसे ये काम करता है? आइए इधर ध्यान से सुनिए। पहला बात, इट इज अ मेजर ऑफ वेलफेयर that people gain. It is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed, because consumers who perceive large surplus are more likely to repeat their purchases. जो कंज्यूमर के लिए सरप्लस ज्यादा है उस कंज्यूमर को मजा भी ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए सरप्लस भी ज्यादा होगा। दूसरा, कंज्यूमर ये पता कर पाएगा कि कौन सा बिजनेस ये पता कर पाएगा कि कौन सा कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट के लिए ज्यादा पे करने को तैयार है, क्योंकि जो ज्यादा पे करने के लिए तैयार है उससे ज्यादा चार्ज करेंगे फिर हम। अगर मान लो सरप्लस ही छोटा सा है, 10 रुपया का प्राइस है और 20 रुपया देने को तैयार थे हम लोग, तो 10 रुपया का ही सेटिस्फेक्शन हम एंजॉय कर रहे थे। पर मान लो प्राइस 10 रुपया है पर कंज्यूमर तो उसको 80 रुपया में भी खरीदने को तैयार है, तब वो दुकान, वो बिजनेस 10 का प्रोडक्ट 30 भी कर दे तो उसको फर्क, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर इज एंजॉयिंग हाई सरप्लस। तीसरा, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विच टेक्स इनटू अकाउंट एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस विच द प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स में फेच। ये रहा, रेजिंग प्रोडक्ट प्राइसेस में हेल्प करता है। फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि किन प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाता है। इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू इंपोज टैक्सेस और इंक्रीज टैक्सेस ऑन हाई सरप्लस। क्यों? अगर कंज्यूमर सरप्लस हाई है मतलब कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, तो उस पर टैक्स भी लगा देगा सरकार, तो कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिस प्रोडक्ट में सरप्लस ही लो है, अगर सरकार उस पर टैक्स लगा देता है तो कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदना कम कर देगा। स्टूडेंट्स, बात अभी और भी करना है, बट मैंने डिमांड भी पढ़ा है आप लोग को, काफी हद तक यूटिलिटी भी पढ़ा दिया। अभी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन आज नहीं कवर करूंगा, आज पहले कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा जाए। आफ्टर ऑल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एमसीक्यू एग्जाम। आ जाइए एमसीक्यूज पर चलते हैं एंड लेट्स सी आप में से कौन कौन कितना सही बताता है। लेट्स सी क्लास। होल्ड ऑन एवरीबॉडी। चिंता मत करिए,
अभी आप लोगों से सिर्फ वही करवाऊंगा डिस्कस जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, हियर वी गो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ डिमांड से रिलेटेड, और आज जो टॉपिक की है यूटिलिटी, कुछ उससे रिलेटेड है ना। तो बियॉन्ड नहीं जाएंगे ऑफ वॉट एवर हैज बिन डन, है ना। आ जाओ क्लास। एंड ओवरऑल मैं आपको बता दूं, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मिलाकर मैं आपके साथ 100 से ज्यादा एमसीक्यूज करने वाला हूं। सो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट द सेम। चलिए आइए स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन्स। फटाफट लेट्स सी। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, माइंड यू एमसीक्यू में बार बार ऑप्शन नहीं मिलेगा, यू कैन बी राइट ओनली वंस। सुन लीजिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू क्वांटिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जब भी डेफिनेशन देखो तो मैंने यही बताया, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी विद द कंज्यूमर्स आर एबल एंड विलिंग टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये डेफिनेशन सबसे ज्यादा कंप्लीट है। यस सर, बात सही है। सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, आज आप लोग एक बात समझना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो शब्द है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो शब्द है। एक्सपेंशन का मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के कम होने की वजह से, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डिमांड का कम होना प्राइस के बढ़ने की वजह से। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड, बी इज द करेक्ट आंसर टू का। चलिए आगे बढ़ता हूं। All but one of the following are assumed to be constant while drawing the demand curve. अरे भैया, जब डिमांड कर्व बना रहे हो एक इंडिविजुअल का, तब प्राइस को कांस्टेंट मान लोगे क्या? तब अदर फैक्टर्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्राइस तो चेंज हो ही रहा है। डिमांड कर्व बोलता ही है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस इज अज्यूम टू चेंज, ऑफ कोर्स प्राइस तो बदलेगा ही सर। सर आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an example of substitute? Substitute मतलब दुश्मन, दुश्मन, चाय और कॉफी दुश्मन है। आगे नंबर 5 में चलता हूं। इन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है तो आपको किसी भी पॉइंट पे याद होगा, अगर भूल गए हो तो बहुत ही खराब बात है। लोअर सेगमेंट क्या था, लेंथ ऑफ लोअर सेगमेंट बाय लेंथ ऑफ अपर सेगमेंट। अगर लोअर सेगमेंट का लेंथ x है तो बच्चे अपर सेगमेंट का लेंथ भी x है। सर ऐसा कैसे बोला आप लोगों ने, क्योंकि बोला है मिड पॉइंट है। ओहो, x बाई x1, गेम ओवर, गेम ओवर। नेक्स्ट नंबर 6, लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड, सुनिएगा बात को एवरीबॉडी। द लॉ ऑफ डिमांड, assuming other things to remain constant, assuming other things to remain constant, लॉ ऑफ डिमांड किसके किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड किसके किसके बीच का रिलेशन है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी। लॉ ऑफ डिमांड यही तो बोलता है प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड वाइस वर्सा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बराबर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी एवरीवन, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली, हाँ वेरी गुड, विच जनरली कीप्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। इसका मतलब प्राइस बदल भी जाए, वैसी कमोडिटीज का प्राइस यदि बदल भी जाए तो डिमांड बहुत ज्यादा बदलने वाला नहीं है। ऐसा कब होगा? व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज वेरी लो। स्टूडेंट्स याद रखिए, एमसीक्यू इज अ थॉट बेस्ड एग्जाम, दिमाग नहीं लगाओगे गेम से बाहर हो जाओगे, सिलेक्शन और किसी का हो जाएगा, सिंपल है। वेरी लो प्राइस, मैंने तो आपको बोला ही था, लो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? जब डिमांड बहुत ज्यादा बदले नहीं। अरे अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है तो थोड़ा मोड़ा प्राइस बदल भी जाए तो क्या मैं अपना डिमांड बहुत से बदल दूंगा?
थोड़ा मोड़ा प्राइस बदल भी जाए तो क्या मैं अपना डिमांड बहुत से बदल दूंगा? नहीं, इसलिए बोला मैं ये। नेक्स्ट चलता हूं, देखता हूं। Identify the price elasticity of demand when percentage increase in quantity demanded is smaller than percentage change in price. Example देता हूं, मान लो percentage change in quantity demanded is 20%, percentage change in price is 50%, तो कितना आ गया बोलो? 0.4, लेस देन 1 हो गया। इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गया, इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गया। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी बहुत आसान है। अगर इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो आपका घटता है। तो जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डिमांड कर्व जो होता है इनवर्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव आता है। इलास्टिसिटी जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो है करेक्ट आंसर नेगेटिव है। आगे बढ़ता हूं, 10th क्वेश्चन। फाइनली, इफ द डिमांड फॉर गुड इज इन इलास्टिक, बुद्धि लगाओ। बुद्धि में क्या पढ़ना चाहिए कि इसका मतलब प्राइस बदलने से डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। एन इंक्रीज इन प्राइस विल कॉस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर व्हाट। मैंने आप लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बहुत समय लेके पढ़ाया है, चार्ट बनवाया है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं करके आए तो आपकी गलती है। मैंने बताया है कि अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही दिशा में जा रहे हैं तब डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होता है। अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तब इलास्टिक होता है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस के बदलने से न बदले तो यूनिटरी इलास्टिक होता है। तुरंत तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए। अगर तुरंत नहीं आ रहा है इसका मतलब दिमाग उतना अच्छा बातों को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया। चलो, सो 10th वाली बात पर चलते हैं, इंक्रीजेस। हम फिर से बोल रहे हैं क्लास, एक बात बता दे रहे हैं, आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, समझ आएगा टीचर की वजह से, शुरुआत में याद भी हो जाएगा टीचर की वजह से, जो कि हो ही जाता है हर क्लास में उस क्लास का टॉपिक, पर याद रहेगा खुद के रिपीटेशन की वजह से। याद हो जाना फर्स्ट टाइम और रह जाना में फर्क है। हो जाना में मेरा रोल है, रह जाने में आपका है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। इफ रिगार्डलेस, क्लास इधर ध्यान से सुनना, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड। प्राइस कितना ही बदल जाए, डिमांड तो बदल नहीं रहा। डिमांड अगर नहीं बदल रहा इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो अब इसमें कैसा डिमांड कर्व मिलेगा? मैं बोल रहा हूं प्राइस बदलो पर डिमांड हर जगह सेम रखो, क्वांटिटी डिमांडेड सेम रखो, प्राइस बदल लो चाहे, तो क्या आ रहा है बोलो? वर्टिकल डिमांड कर्व। वर्टिकल डिमांड कर्व चेक कर लो, डाउट है तो पूछ लो। लिखा है ना क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज, मतलब Q1 यहीं पर है, P1 चेंज हो रहा है बार बार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। नेक्स्ट, सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस। क्या बोला क्लास में? पेप्सी का प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब जब पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, पेप्सी और कोको कोला दुश्मन है, पेप्सी और कोको कोला दुश्मन है, तो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा क्लास, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला क्या होगा? पहला बात, डिमांड ऑफ कोको कोला क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोगों का पेप्सी पे विश्वास उठ गया है, बिकॉज पेप्सी हैज बिकम एक्सपेंसिव, तो कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। हाँ या ना? कोको कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। ये है कोको कोला का डिमांड कर्व। अब डिमांड बढ़ जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि कोको कोला का डिमांड बढ़ा है किसी और फैक्टर की वजह से, कोको कोला के प्राइस के कम होने से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से। और कभी भी कोई और फैक्टर की वजह से डिमांड में बदलाव आए तो शिफ्ट होता है, क्योंकि ये लोग सब्स्टिट्यूट है, तो शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सिंस दे आर सब्स्टिट्यूट्स। पर मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि जो कोको कोला है उसका प्राइस कम हुआ, इसकी वजह से कोको कोला का डिमांड बढ़ा है, तब हम लोग बोलते हैं कि अलोंग द सेम कर्व डाउनवर्ड मूवमेंट होगा फ्रॉम हियर टू हियर। उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
समझ गए बात? बात समझ गए सर। ऑल द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड को अफेक्ट नहीं करता है? बोलो क्या? क्वांटिटी सप्लाइड। कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता? बोलो क्वांटिटी सप्लाइड। आगे बढ़ते हैं। अ मूवमेंट along the demand curve for soft drinks। सुनना, a movement along the demand curve for soft drinks। movement along the demand curve, along the demand curve मतलब समझे, हम लोग सेमी डिमांड कर्व में ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये मूवमेंट है, और मूवमेंट को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास किया है तो ये मैंने बताया है। along the same demand curve is movement, along the same demand curve is movement। मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोला जाता है। आगे बढ़ता हूं, 15th वाले पे चलता हूं। लेट्स सी, इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीज, पेप्सी सस्ता हो गया है रिलेटिव टू द प्राइस ऑफ कोक। तो अच्छा, कोक एंड 7 अप दोनों के मुकाबले, दोनों के मुकाबले क्लास ध्यान दीजिएगा, कोक और 7 अप दोनों के मुकाबले पेप्सी सस्ता हो गया है। तो अगर पेप्सी सस्ता हो गया है तो फिर पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा तो कोक और 7 अप का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। सो डिमांड फॉर कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, डिमांड फॉर कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ अ गुड इज अ लग्जरी, अगर गुड्स लग्जरी है तो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 1। लग्जरी गुड्स का मतलब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है आपका ग्रेटर देन 1 होगा। आगे बढ़ता हूं, चलो 17th क्वेश्चन, प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 22% एंड क्वांटिटी फॉल्स बाय 25%। तो एक बात बताओ, कौन ज्यादा जोश में है? क्वांटिटी की प्राइस कौन ज्यादा जोश में बदल रहा है? हु इज चेंजिंग विथ ग्रेटर परसेंटेज? क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी ज्यादा परसेंटेज से चेंज होता है तो उसको इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, प्राइस ज्यादा परसेंटेज से चेंज होता है तो उसको इन इलास्टिक बोलते हैं, और दोनों अगर सेम परसेंटेज से चेंज हो तो उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। हियर क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ मोर परसेंटेज, सो इट इज अ केस ऑफ इलास्टिक डिमांड। मैंने बोला आप लोगों को बार बार कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा तेजी से बदलता है तो इलास्टिक डिमांड है, सिंपल है। आगे बढ़ता हूं, 18th वाले में चलता हूं। लेट्स सी 18th वाले में क्या है। इफ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 5%, इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन अच्छा इंक्रीजेस बाय 5%, देन प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस, प्लस है ये भी 20%, दोनों प्लस प्लस है, तो 1/4 यानी 0.25 इज द करेक्ट आंसर। 0.25 इज द करेक्ट आंसर। बराबर बात है। 18th क्वेश्चन डन। 19th पे चलो, 19th पे चलो। लेट्स सी, गिवन द फॉलोइंग 4 पॉसिबिलिटीज विच वन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा केस में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा? आओ एक एक करके देखते हैं। डिमांड इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, तो अगर यूनिटरी इलास्टिक है तो प्राइस बदले घटा तो भी टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। हम लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर को क्या करना है? बढ़ाना है, हटाओ। डिमांड इलास्टिक है, ठीक, लेकिन प्राइस बढ़ गया, तो बच्चे अगर प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है इन केस ऑफ इलास्टिक। डिमांड इन इलास्टिक है और प्राइस गिर गया, दोनों गिरेगा क्योंकि इन इलास्टिक है, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होगा। इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम दिशा में जाएगा। नंबर 20 चलो, क्वेश्चन नंबर 20, लेट्स गो क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? तो अभी सप्लाई नहीं हुआ है तो इसको अभी होल्ड पे डालो, होल्ड। 20 अभी होल्ड पे है, 21 पर डिस्कशन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट?
व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पेप्सी सस्ता हुआ तो पेप्सी सस्ता हुआ तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा, कोक का डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है। आगे, व्हेन गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट, एक का प्राइस कम हुआ तो दोनों का डिमांड बढ़ेगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। एज द इनकम इंक्रीजेस, इनकम बढ़ा तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज, गलत स्टेटमेंट है। इनकम बढ़ने से हमेशा डिमांड बढ़ेगा। हाँ, इंफीरियर गुड्स का क्या होता है फिर? इनकम बढ़ने से डिमांड घटता है। प्रॉब्लम क्या वर्ड था? ऑलवेज। ये लोग ऑलवेज बोल के हमें इशारा कर दिया। चलो, क्वेश्चन 22, अ न्यूमेरिकल फाइनली वी विल सॉल्व। लेट्स सी। यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड दिया है। आर्क इलास्टिसिटी याद है? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू सम ऑफ प्राइस बाय सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ प्राइस बाय सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है क्या? अब क्लास ये बताइए, सपोज द प्राइस ऑफ मूवी सीन एट थिएटर राइज फ्रॉम 120, P1 वाज प्राइस 1, 120 से क्या हो गया बोलो? 200, ये हो गया P2 200। The theater manager observes that the rise in price caused attendance at a movie hall to fall from 300 to 200। Q1 है 300, Q2 है 200। तो अब चेंज इन क्वांटिटी, तो Q1 से Q2 मतलब 100 से गिरा, चेंज इन प्राइस 120 से 200 यानी 80 से बढ़ा, सम ऑफ प्राइसेस यानी कि 320 बाई सम ऑफ क्वांटिटीज यानी 500। ये 20 गया, 84 जा यानी -4/5, -4/5 का मतलब है -0.8। ऑब्वियसली -0.8 नहीं है तो आंसर क्या होगा? 0.8। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा तब? 0.8 होगा। सो 22B इज द करेक्ट आंसर। देन 23rd पे, चलो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूं क्या मेथड है। यूज आर्क इलास्टिसिटी बोला है। चलो आ जाओ फिर से। आर्क इलास्टिसिटी है चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू सम ऑफ प्राइस बाय सम ऑफ क्वांटिटी। गेम ओवर। आ जाओ। Suppose a departmental store has a sale of its silverware. If price of a plate setting is reduced from 300 to 200, so price कम हुआ है यानी 100 से गिरा है। Quantity demanded increases from 3000 plate to 5000 यानी कि 2000 से बढ़ा है। Into sum of prices, old plus new is 500 divided by plates 3000 plus 5000 8000। ये 20 गया, 5/4 क्या है? -5/4 यानी कि 1.25 आ रहा है, 1.25 आ रहा है। सो भैया 1.25 आ गया। आगे बढ़ते हैं क्लास। आगे बढ़ते हैं क्लास। 24th क्लास, 24th क्वेश्चन। When the numerical values of cross elasticity between two goods is very high। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरी हाई, न्यूमेरिकल वैल्यू इज वेरी हाई मतलब एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे का डिमांड बहुत बढ़ा। ये तो तभी होता है जब दो लोग सब्स्टिट्यूट्स हो, when there is a high degree of substitutability between the two goods। तो very high cross elasticity मतलब goods are almost perfect substitutes, high degree of substitutability, high degree of substitutability, high degree of substitutability। ठहरा हुआ हूं, high degree of substitutability। आगे 25th, if the local pizzeria raises the price of medium pizza
फ्रॉम 60 टू ₹100, यानी कि ₹40, एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 700 टू 100, यानी कि -600. तो प्राइस इलास्टिसिटी इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू सम ऑफ प्राइसेस बाई सम ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ प्राइसेस बाई सम ऑफ क्वांटिटीज. सो अगर क्लास इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को, सो मैं अब आपको क्या बोलता हूं, चेंज इन क्वांटिटी 700 टू 600 यानी -600, बाय चेंज इन प्राइस 60 टू 100 यानी कि +40, सम ऑफ प्राइस यानी कि 160 बाई सम ऑफ क्वांटिटी यानी 800. 160 5 जा 0 0 गया, 5 12 जा 4 3 जा -3, पर इलास्टिसिटी को हम लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, इस कारण से दिस इज गोइंग टू बी +3. 26th question, 26th, last one for the day, last one for today's class. 26th question, if demand is inelastic, डिमांड इनइलास्टिक है मतलब प्राइस बदलने से डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो महंगा हो गया. अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर. अरे डिमांड इनइलास्टिक है मतलब डिमांड बदलेगा पर बहुत कम, very negligible. Quantity demanded will fall by a relatively small amount, क्योंकि essential commodity है. हो सकता है आप जो घर पे एक्स्ट्रा पंखा बत्ती कैजुअल होके ऑन करके छोड़ देते थे, अब आप लोग ध्यान रखोगे कि एक्स्ट्रा ना जले, तो वो थोड़ा सा फर्क आएगा, कुछ आएगा. That's it. Goodbye everyone.